दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और आप लोग हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल वीडियो को जो है क्लिक करके और उसके बाद हट जाते हैं। बेटा, सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी लोग के सहयोग से ही ये वीडियो हमारी लाइव आ सकती है दोस्तों, जिसमें आप लोग जो है बहुत जल्द ही लाइव पढ़ने को पाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट है 300 प्लस सब्सक्राइबर करने का, जिसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमारा 1K सब्सक्राइबर हो जाए और जल्दी से जल्दी हम आप लोग के सामने लाइव आके क्लासें लेने लगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को और जो है अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह आप जो है वीडियो को शेयर करेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा पढ़िए और उसे लिखिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, हमने देखा कल जो है एक बच्चा कमेंट किया था कि मैम हमें समझ में नहीं आया, आप दोबारा पढ़ा दीजिए। बेटा, हम दोबारा पढ़ा देंगे और आपको प्रैक्टिस भी देंगे, लेकिन आप एक बार दोबारा जो है वीडियो को फिर से देखिए। जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, क्योंकि वो बच्चा केवल कल की वीडियो देखा है तो इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा है। आप बेटा सबसे पहले फर्स्ट वीडियो से जब देखेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आप बीच से तीसरा या चौथा या पांचवा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही है। तो आप जो है फर्स्ट वीडियो से पहले देखिए, तब आपको पूरा डिटेल समझ में आएगी। क्योंकि जो चीजें होती हैं, अब हमने कल कुछ और जो पढ़ाया है, जो बच्चा कल की वीडियो नहीं देखा होगा वो आज के वीडियो में समझ नहीं पाएगा। इसलिए आप पहले कल की वीडियो देखिए, फिर आप आज की देखिए। समझ में आई बात दोस्तों? और हम लोग देखिए, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लेकिन आप अपने टारगेट को याद रखिएगा कि कम से कम जो है 5 से 6 दिन में 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, जिससे हम आप लोग को जल्द से जल्द लाइव आकर के और आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सके। और देखते हैं दोस्तों, हम लोग ज्यादा बातें ना करते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कल हम लोग जो है प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न पढ़ा था। और दोस्तों, हम आप लोग को क्वेश्चन भी दे रहे हैं, जिसमें आप जैसे ही चैनल ओपन करेंगे आप लोग को क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसमें अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, वा का उच्चारण स्थान क्या है, आपका मध्य स्वर किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उस पे जो सही होगा उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जितने लोग उस पे क्लिक करेंगे वो भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया है। समझ में आई बात? अब देखते हैं कल हम लोग जो है प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के भेद पढ़े थे, जिसमें अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हमने बताया था अभ्यांतर प्रयत्न जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और ईषत् विवृत। हमने बाह्य प्रयत्न को 2 भागों में बताया था, जिसमें प्राणत्व या श्वास के आधार पे व्यंजन तथा घोषत्व स्वर तंद्री नाद के आधार पे व्यंजन। जिसमें प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के 2 भाग बताए गए हैं, जिसमें अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में बताया गया है कि वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर और या, रा, ला, वा, हा आते हैं। महाप्राण में बताया गया वर्गों का दूसरा और चौथा अक्षर, सा, तीनों सा, शा और सारे स्वर आते हैं। फिर बताया गया है कि जो है घोषत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें आघोष और साघोष। वर्गों का पहला, दूसरा अक्षर आघोष होता है और वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर साघोष होता है। क्लियर दोस्तों? आज उसके बाद हमने आपको संयुक्त व्यंजन बताया था। संयुक्त व्यंजन में छा, त्रा, ज्ञा और स्रा बताए गए थे और उसमें यह भी बताया गया था कि संयुक्त व्यंजन उन्हें क्यों कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण। संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण 3 भागों में होता है, जिसमें
संयुक्त संयुक्त ध्वनि और संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि आती है। समझ में आई बात? और ये भी हम बताएंगे ये युग्मक ध्वनि कहा क्यों जाता है उसे, और द्वितीय ध्वनि क्यों कहा जाता है। आप देखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम सबसे पहले संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण। संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण। हेडिंग हमारा क्या है? संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण। कह रहे हैं इनकी 3 रीतियां पाई जाती हैं। संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया। तो हम लिखेंगे इनकी 3 रीतियां पाई जाती हैं। इनकी 3 रीतियां पाई जाती हैं। क्लियर? नंबर 1 हेडिंग डालेंगे संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि। नंबर 2 है संपृक्त ध्वनि। नंबर 3 है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि को ही द्वित्व ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि या व्यंजन कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्वनि भी लिख सकते हैं, व्यंजन भी लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण, इनकी 3 रीतियां पाई जाती हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि पाई जाती है। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हम पढ़ रहे हैं संयुक्ताक्षरों का वर्गीकरण। समझ में आया सभी को? अब हम हेडिंग डालेंगे पहला संयुक्त ध्वनि। क्या हेडिंग डालेंगे? संयुक्त ध्वनि। हेडिंग डालेंगे नंबर 1 संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि लिखेंगे 2 या 2 से अधिक ध्वनियां, 2 या 2 से अधिक ध्वनियां दो या 2 से अधिक ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, 2 या 2 से अधिक ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे, जब एक स्वर के सहारे दो या 2 से अधिक ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, तब ये ध्वनियां संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। बोली जाती हैं तब ये ध्वनियां संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं।
क्लियर। आगे लिखेंगे अधिकतर संयुक्त ध्वनियां, नई लाइन से, अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती हैं। कह रहे हैं कि अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती हैं। दिखाई दे रहा है पीछे तक? अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती हैं। कह रहे हैं मध्य में, कह रहे हैं शब्द के आरंभ में ये ध्वनियां पाई जाती हैं। शब्द के आरंभ में ये ध्वनियां पाई जाती हैं। कहने मध्य और अंत में अपेक्षाकृत कम। कह रहे हैं अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती तत्सम शब्दों में मिलती हैं। कह रहे हैं शब्द के आरंभ में ये ध्वनियां पाई जाती हैं, मध्य और अंत में अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं, या मध्य और अंत में अपेक्षाकृत कम होती हैं। कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में, नई लाइन से लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आता, स्वर नहीं आता है, तब उनको संयोगी या संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ध्यान रखें, संयुक्त ध्वनि जो है, कह रहे हैं दो या दो से अधिक ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, तब ये ध्वनियां संयुक्त ध्वनि कहलाती हैं। कह रहे हैं अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती हैं, शब्द के आरंभ में ये ध्वनि पाई जाती हैं, मध्य और अंत में अपेक्षाकृत कम। कह रहे हैं जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आता, तब उनको संयोगी या संयुक्त ध्वनि कहते हैं। आगे लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण लिखेंगे जैसे ज्यादातर
बच्चे कह रहे हैं कि मैम क्लासें समय से नहीं मिलती हैं, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जब क्लिक करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन डेली मिलेगा। और आप लोग ऑल पे क्लिक नहीं किए होंगे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके पास मैसेज नहीं जा रहा है। और अगर आपके पास मैसेज नहीं पहुंच रहा है फिर भी आप 8 बजे जो है यूट्यूब पे सर्च करके जो है आप क्लास को देख सकते हैं। समझ में आई बात? अब हम देखेंगे जैसे प्राण, इसमें देखिए आधा पा है, पूरा रा है और ला है। हमने बताया कि ये ध्वनियां परस्पर जो है आरंभ में पाई जाती हैं और इसमें स्वर के मध्य में, कह रहे हैं ये ध्वनियां परस्पर आरंभ में पाई जाती हैं और इसमें स्वर नहीं होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं, क्योंकि यह दूसरे पे संयुक्त होते हैं। देखिए प्राण। आगे देखेंगे जैसे क्या, करें, फिर उसके बाद जैसे घ्राण, मलान, म्लान, प्रारब्ध, प्रारब्ध, जैसे त्राण। समझ में आई बात? परिभाषा आप देखेंगे, दो या दो से अधिक ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तब वो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। देख लीजिए इसमें प्राण, क्या, घ्राण, म्लान, प्रारब्ध, त्राण आदि आदि। नोट लिखेंगे, नोट कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः 3 से अधिक व्यंजनों का योग होता है। संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं, बहुधा का मतलब हमेशा मिलाकर लिखे जाते हैं, और हिंदी में संयुक्त व्यंजनों का योग प्रायः 3 से अधिक होता है। संयुक्त व्यंजन बहुधा, या ऐसा लिख लीजिए हमेशा, मिलाकर लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं, कह रहे संयुक्त व्यंजन हमेशा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः, हिंदी में प्रायः 3 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। संयोग होता है, जैसे उज्ज्वल, आप देखेंगे इसमें आधा जा वा, ये तीनों व्यंजन है ना। कह रहे हैं संयुक्त व्यंजन हमेशा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः 3 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है। फिर उसके बाद देखेंगे जैसे महात्म, यहां देख लीजिए। फिर जैसे ज्योत्सना, बेटा ये शुद्धि अशुद्धि में भी पूछा जाते हैं, कई बार ये पूछे गए हैं। समझ में आई बात? उज्ज्वल, महात्म, ज्योत्सना आदि। समझ में आया कि संयुक्त व्यंजन
हमेशा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः 3 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे उज्ज्वल, महात्म, ज्योत्स्ना आदि। अब हम दूसरी हेडिंग डालेंगे संपृक्त ध्वनि। दूसरी हेडिंग हमारा क्या है? संपृक्त ध्वनि। और बेटा जितने लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आपको समझ में आ रहा, आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखेंगे दूसरी हेडिंग डालेंगे संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि, हमने इसके पहले पढ़ा संयुक्त ध्वनि, अब हम पढ़ेंगे संपृक्त ध्वनि। कह रहे हैं एक ध्वनि जब दो व्यंजनों एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, दिख रहा है? हाँ, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल, कह रहे हैं एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे संबल, फिर जैसे चंचल, जैसे मंडल, मंडल, कंचन, जंतु, दंड, आशीर्वाद, आशीर्वाद, जैसे कर्म, धर्म आदि। हम यहां देखेंगे कि कैसे ये संपृक्त हो रहे हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। हम इसका संबल का वर्ण विन्यास करेंगे। देखिए, शा प्लस आ प्लस मा प्लस बा प्लस आ ला प्लस आ। सबको पता है, अभी आगे बताया गया है कि बेटा जितने भी व्यंजन होते हैं सभी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देख लीजिए, और बताया ये भी गया था कि जितने भी व्यंजन होते हैं सब में छोटा आ लगा होता है। अब देख लीजिए, शा, ये आधा शा हो गया, हमने स्वर निकाल लिया। ये आधा मा था, फिर उसके बाद आधा मा था तो इसमें स्वर था ही नहीं, फिर आधा बा, फिर उसके बाद बा में आ लगा हुआ था तो हमने स्वर निकाल लिया, ये आधा हो गया। फिर ला, ला में स्वर लगा हुआ था, हमने निकाल लिया, ला भी आधा हो गया। हमारी परिभाषा कह रही है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, आप इस पे ध्यान देंगे कि एक ही ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। आप देख लीजिए, मां और बा, ये क्या है? दोनों व्यंजन है ना,
और दोनों एक साथ क्या है, संपृक्त है। क्लियर। हम जितने भी उदाहरण दिए या जितना भी ऐसे वर्ड आपको आता है जिसमें आधा व्यंजन लगा होता है बीच में, उस सभी में जो है संपृक्त ध्वनि होता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके ऐसे, अभी हम लास्ट में बताएंगे कि आपके क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, युग्मक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि। तीसरी हेडिंग है युग्मक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि। युग्मक ध्वनि या द्वित्व ध्वनि कह रहे हैं एक ही ध्वनि का, एक ही ध्वनि का द्वित्व, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना। दिखाई दे रहा है, द्वित्व हो जाना युग्मक ध्वनि कहलाता है। युग्मक ध्वनि कहलाता है। कह रहे हैं एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना युग्मक ध्वनि कहलाता है। द्वित्व माने दो बार आ जाना। द्वित्व का मतलब कि एक ही ध्वनि जो है एक ही शब्द में दो बार आ जाए, उसे द्वित्व ध्वनि कहते हैं। द्वित्व का मतलब ही दो होता है। समझ में आई बात? क्या ना, एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाना, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना युग्मक ध्वनि कहलाता है। समझ में आई बात? हम आगे देखेंगे इसमें एक वर्ड ही दो बार आता है, दो बार आता है, जिसमें पहला वर्ड आधा तथा दूसरा पूरा होता है। समझ में आई बात? क्या ना, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना युग्मक ध्वनि कहलाता है। इसमें एक ही वर्ड दो बार आता है, जिसमें पहला वर्ड आधा होता है तथा दूसरा पूरा होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे दिल्ली, पत्ता, कल्लू, कुत्ता। जैसे प्रफुल्ल, प्रफुल्ल दिखाई दे रहा है बेटा, प्रफुल्ल। गप, गप। जैसे उत्फुल्ल, उत्फुल्ल। जैसे निसंकोच, निसंकोच। निसंकोच। जैसे प्रसन्नता, प्रसन्नता। जैसे उज्जवल,
उज्ज्वल, आगे देखेंगे आदि। समझ में आया कि द्वित्व ध्वनि उसे कहते हैं जहां एक ही ध्वनि दो बार आती है। कह रहे हैं दिल्ली, आधा ला इसमें आ गया, पत्ता में आधा ता फिर पूरा ता आ गया, कल्लू में आधा ला पूरा ला आ गया, फिर जैसे कुत्ता में आधा ता पूरा ता आ गया, प्रफुल्ल में आधा ला फिर पूरा ला आ गया, गप में पहले पा आ गया फिर पा आ गया, फिर पर उत्फुल्ल में आधा ला पूरा ला आ गया, निसंकोच में दो बार सा आ गया, प्रसन्नता में दो बार ना आ गया, उज्जवल में दो बार जा आ गया आदि। जितने भी ऐसे, जैसे बिल्ली, बिल्ली भी लिख लेंगे, बिल्ली, जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं कि पहले एक ही वर्ड दो बार आए, वहां उसे द्वित्व कहते हैं। द्वित्व का मतलब ही दो बार होता है। समझ में आई बात? कहना एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना युग्मक ध्वनि कहलाता है। इसमें एक वर्ड ही दो बार आता है, जिसमें पहला वर्ड आधा तथा दूसरा पूरा रहता है, जिसमें पहला वर्ड आधा तथा दूसरा पूरा रहता है। जैसे दिल्ली, पत्ता, कल्लू, कुत्ता, प्रफुल्ल, बिल्ली, गप, उत्फुल्ल, निसंकोच, प्रसन्नता आदि। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इस पे बताएंगे प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है? हो गया स्क्रीनशॉट आप लोग का। अब हम इसके बाद बताएंगे इस पे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है? देखेंगे अब परीक्षाओं में व्यंजन लिख के पूछ ले तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, इनमें से द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन आपका संबल, कंबल, प्राण, नंबर चौथा कल्लू। आप लोग बताइए इनमें से द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब एक ही व्यंजन दो बार आए। अब आप लोग देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी भी कुछ बच्चे दूसरा बता रहे हैं, कंबल। कंबल में तो माँ एक ही बार आया है, ये द्वित्व कैसे हो गया? इसे तो हमने कंबल, संबल, इसे तो हमने जो है संपृक्त ध्वनि में बताया है, और प्राण जो है ये संयुक्त ध्वनि में। हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। क्यों? क्योंकि इसमें आधा ला और पूरा ला एक साथ आया है। समझ में आई बात? इनमें से द्वित्व व्यंजन है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात? देखिए कंबल और संबल ये हमारे जो है संपृक्त ध्वनि है। प्राण हमारा ये संयुक्त ध्वनि है। और कल्लू ये जो हमारा द्वित्व ध्वनि है। क्लियर हुआ कैसे प्रश्न बनते हैं? आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे जाएंगे। समझ में आई बात? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन के रूप। अगले हेडिंग हम डालेंगे व्यंजन के रूप।
अभी तक तो हमने व्यंजन के भेद पढ़े हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं, ये सब पढ़े। अब हम थोड़ा सा और बच रहा है, इसे पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम कल से संधि पढ़ेंगे। समझ में आई बात? हम हेडिंग डालेंगे व्यंजन के रूप। व्यंजन के रूप लिखेंगे, व्यंजन के निम्न रूप होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। जब हम आपको व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए थे पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। कोई हमें बताया जल्दी से कमेंट करके कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं रा को कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ला को कहते हैं। जिसने भी ला को कहा है वो सही है, जितने बच्चों ने ला को बताया है वो एकदम सही है, वो मन से पढ़ाई करना है। कहना है जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में वायु, जिसके उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्व, पार्श्व माने बगल, पार्श्व माने बगल, कहना जिसके उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्व से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कह रहे हैं जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, जिसमें क्या आता है ला। कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि पार्श्विक व्यंजन इनमें से कौन है। ऑप्शन आपका 3-4 दे देगा। समझ में बात? कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि पार्श्विक व्यंजन है या रा ला वा, तो क्या है पार्श्विक व्यंजन? ला। समझ में बात? अब हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन लिखेंगे जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है।
हाँ, जैसे अब आप लोग बताइए इसमें क्या आता है, किसे लुंठित व्यंजन कहते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। सब पढ़ाया गया है, बस एक आपको अलग अलग से परिभाषा देके बताया जा रहा है, सब कुछ बता दिया गया है, व्यंजन में अब कुछ रह नहीं रहा है। देखिए इसमें रा आता है, रा। हाँ, कुछ लोगों ने सही ऑप्शन दिए हैं, रा। कह रहे हैं जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। क्लियर? अगली हेडिंग डालेंगे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उत्क्षिप्त माने जो छिपा हुआ हो। कहाँ छिपा हो? हमारे वर्णमाला में, जो हमारे वर्णमाला में छिपा हुआ हो। और द्विगुण का मतलब दो गुणों को रखता हो अपने साथ, उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। लिखेंगे इसकी परिभाषा, इनके उच्चारण में जीभ पहले, इनके उच्चारण में दिख रहा है, हाँ, कह रहे हैं इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है। इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है। तथा झटके से नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2। ढ़ा और ढा, डा और धा। क्लियर? ये जो है हमारे वर्णमाला में छिपा हुआ है। और ये देखिए अंगा वाला जो है गुण भी ले रखा है। हमने तो वर्णमाला में ऐसे पढ़ा था ना, लेकिन ये ऐसे है और ये हमारे वर्णमाला में छिपा हुआ है और दो गुणों को एक साथ ले रखा है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये हमारे वर्णमाला में छिपा हुआ है। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे हम देखेंगे, अगले हेडिंग डालेंगे वर्तस्थ व्यंजन। वर्तस्थ व्यंजन कहना है ये धातु के, हेडिंग डालेंगे वर्तस्थ व्यंजन। वर्तस्थ व्यंजन को ही दंत व्यंजन भी कहते हैं।
लेकिन पूछा हमेशा यही जाता है वटर्स व्यंजन। कह रहे हैं ये दांतों के ऊपरी परत को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या 5 है। सा, रा, ल, जा, न। इसे ऐसे याद कर लेंगे, सरल जन। समझ में आई बात? ट्रिक है आपका सरल जन। कभी भी पूछा जाए कि वटर्स व्यंजन के अंतर्गत आता है तो क्या आता है? सरल जन। सा, रा, ला, जा और ना, ये हमारे वटर्स व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? कह रहे हैं वटर्स व्यंजन ये दांतों के ऊपरी परत को स्पर्श करते हैं। इनकी संख्या 5 है और वो 5 कौन है? सरल जन। सा, रा, ला, जा और ना। क्लियर हुआ? अब अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 5, काकल्य या स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। काकल्य या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन लिखेंगे जिनके उच्चारण में इनके उच्चारण में प्राणवायु कंठ से उन्मुक्त होती है। इसलिए इसे काकल्य व्यंजन कहते हैं या काकल्य वर्ड कहते हैं। कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या आता है? काकल्य वर्ड में हा आता है। हा, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, काकल्य वर्ड किसे कहते हैं? तो हा को। समझ में आई बात? कह रहे हैं काकल्य या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन, इनके उच्चारण में प्राणवायु कंठ से उन्मुक्त होती है, इसलिए इसे काकल्य वर्ड कहते हैं। इसमें क्या आता है? हा आता है। अगली हेडिंग डालेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन भी हो और संघर्ती व्यंजन भी हो। संघर्ती व्यंजन तो अभी तक ऊष्म व्यंजन को बताया गया है, लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श के अंतर्गत भी आते हैं और संघर्ती व्यंजन भी उन्हें कहे जाते हैं। लिखेंगे जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे दिखाई दे रहा है यहां तक? हाँ, कह रहे हैं जिनके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या 5 है। जिसमें चा, छा, जा, झा, इया। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कह रहे हैं जिनके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को स्पर्श करें उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, लेकिन इया का उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए ज्यादातर विद्वान केवल 4 को ही जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखे हैं। जैसे कामता प्रसाद गुरु हो गए, हरिदेव बाहरी हो गए, इन दोनों लोगों ने जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन को 4 बताया है। समझ में आई बात? और जैसे जब कोई भी क्वेश्चन जो है पेपर में आ गया और वो क्वेश्चन गलत है, तो बच्चे जब कोर्ट में जाते हैं तब वहां जो किताबें प्रमाणित होती हैं उन्हीं को माना जाता है। आप ऐसे कोई भी किताब दिखाएंगे नहीं माना जाएगा। जो प्रमाणित किताबें होती हैं उन्हीं को कोर्ट भी मानता है। तो इसलिए जो हमारी प्रमाणित किताबों में दिया है हम उसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ही ना हो, हम हमेशा क्लियर ही पढ़ें। देखें, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिनके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को स्पर्श करें उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। चा, छा, जा, झा। क्लियर? अब हम अगली हेडिंग डालेंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन को और किस नाम से जानेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बताया गया है। कोई भी हमें बताया ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम इसे बताते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, सही बता रहे हैं आप लोग। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, जिसमें शा, शा, शा और हा। बिल्कुल सही। देखेंगे इनमें एक प्रकार से रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होते हैं।
इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। दिख रहा है यहां तक? शा, शा, शा और हा। कह रहे हैं संघर्ती व्यंजन, जिन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, इनमें एक प्रकार के रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न ऊष्म वायु से होते हैं। इनकी संख्या 4 है, सा, शा, शा और हा। ऊष्म व्यंजन को संघर्ती व्यंजन कहते हैं, चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्ती व्यंजन कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा सबके? ऊष्म व्यंजन को संघर्ती व्यंजन कहते हैं और चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्ती व्यंजन कहते हैं। समझ में आई बात? अब हम देखेंगे जिह्वा मूली व्यंजन। जिह्वा मूली व्यंजन। जिह्वा मूली व्यंजन, इसमें का, खा और गा आता है। समझ में आई बात? इसमें का, खा, गा आता है, जिसके नीचे ये नुक्ता बिंदु लगे होते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे आगत गृहीत व्यंजन। आगत गृहीत व्यंजन, आगत गृहीत व्यंजन, इसमें जो है आ, फा, जा और फा, जा ये आते हैं। और क्यों इन्हें आगत गृहीत व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये अंग्रेजी से आया हुआ है। फा ये फारसी है, ये क्या है? फारसी है। और जा ये अरबी और फारसी दोनों है। समझ में आई बात? इसलिए इन्हें आगत या गृहीत व्यंजन कहते हैं। क्लियर? हमारा व्यंजन जो है ये कंप्लीट हो गया। हम इसे एक फिगर में दोबारा देखेंगे। ठीक है? ऐसा लिखेंगे, फिगर बना लेंगे, व्यंजन के रूप। ऐसे लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। इसमें रा। फिर यहां दूसरे नंबर पे पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, जिसमें क्या आ गया? पार्श्विक व्यंजन में क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग। अगली आगे देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन।
उत्क्षिप्त व्यंजन जिसमें डा और ढा है। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या बताया गया? डा और ढा। उसके बाद वर्तर्स व्यंजन, वर्तर्स व्यंजन की संख्या 5 बताई गई। सा, रा, ला, जा, न। क्लियर? वर्तर्स व्यंजन की संख्या कितनी बताई गई? 5 बताई गई। उसके बाद देखेंगे काकल्य व्यंजन। काकल व्यंजन में क्या आता है? हा। फिर देखेंगे संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन में शा, शा, शा और हा आता है। फिर देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिसमें चा, छा, जा, झा आता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में चा, छा, जा, झा आता है। क्लियर? यहां से आपकी परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए। परिभाषा आपको पता हो गई। एक बार आप ऐसे फिगर से याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है? ये इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी यहाँ चीजें बताई गई हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा को कहा जाता है, काकल्य व्यंजन हा को कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन ला को कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन सा, शा, शा, हा को कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन डा, ढा को कहा जाता है, वर्तर्स व्यंजन सा, रा, ला, जा, न, सरल जन को कहा जाता है, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा, छा, जा और झा को कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और ऐसे ही पूछा जाएगा इनमें से पार्श्विक व्यंजन है, इनमें से संघर्षी व्यंजन है, या पूछ लेगा इनमें से कौन संघर्षी व्यंजन नहीं है, और इनमें से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, या पूछ लेगा इनमें से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अब हम आगे देखेंगे मात्रा और उनके भेद। क्या देखेंगे? मात्रा और उनके भेद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे क्लियर कर देते हैं। मात्रा और उनके भेद हो गया है स्क्रीनशॉट। हेडिंग डालेंगे मात्रा और उनके भेद। देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों के 3 मात्राओं के रूप में बांटा गया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मात्राओं को 3 भागों में बांटा गया है।
बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। ध्यान देंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कह रहे हैं। प्लुत जो है स्वर या संस्कृत में आता है। प्लुत स्वर किस में आता है, नोट में लिख लेंगे। कह रहे हैं प्लुत स्वर संस्कृत में आता है। प्लुत स्वर संस्कृत में आता है। आगे लिखेंगे नई लाइन से। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बढ़े। नई लाइन से लिखेंगे, मात्राएं स्वर की होती हैं या मात्राएं स्वरों की होती हैं, स्वरों की होती हैं। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। कह रहे हैं मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 है, जबकि मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या 10 है, जो निम्न है। देखेंगे, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। नोट में लिखेंगे, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, कोई मात्रा नहीं होती है। नहीं होती है। क्लियर? कह रहे हैं आ की कोई मात्रा नहीं होती है। और यहां से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस में पूछा गया था। बीएड एंट्रेंस 2018, जिसमें मैंने खुद परीक्षा दिया था। बीएड एंट्रेंस 2018 में पूछा गया था, और जिसमें मैं खुद परीक्षा दी हूं, उसमें यह पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। और ऑप्शन में था दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ह्रस्व आ।
समझ में आई बात? तो हम क्या लगाएंगे, ह्रस्व आ, यानी छोटा आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर दोस्तों? कल जो है, आज आपका व्यंजन एकदम क्लियर हो गया। व्यंजन में कुछ भी नहीं बचा है। व्यंजन आप पढ़ लिए हैं, आप संपूर्ण स्वर पढ़ लिए हैं, संपूर्ण व्यंजन पढ़ लिए हैं। अब हम कल से जो है संधि पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और पूरे डिटेल से एकदम, और कम से कम हम आप लोग को पूरी संधि में 500 उदाहरण से ज्यादा बताएंगे। स्वर, व्यंजन और विसर्ग आप लास्ट में काउंट कर लीजिएगा कि मैम बोल रही है 500 उदाहरण से ज्यादा बताएंगे, आप देख लीजिएगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो। और जल्दी, जितने जल्दी आप टारगेट पूरा करेंगे उतने ही जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपकी सारी चीजें लाइव मिलेंगी आपको। जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपको कहना है, जो भी बातें हैं, आप जैसे हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे ही आप सामने सामने सब कुछ कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? बाकी कल मिलते हैं नए जोश के साथ, संधि हम पढ़ेंगे। और आप लोग मेहनत से और एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप बताइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिशन रोजगार परिवार में होगा। और आप लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर।